नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति साहू, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है अधिगम वक्र एवं अधिगम पठार। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है अधिगम की विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे अधिगम वक्र। अधिगम वक्र नाम से ही है लर्निंग कर्व। कर्व किसे कहते हैं? एक गति दिखाने वाला जो रेखा चित्र होता है उसे हम कर्व कहते हैं। इसी में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की अधिगम क्षमता अलग अलग होती है, अधिगम स्तर अलग अलग होता है और अधिगम वक्र भी हर व्यक्ति का अलग अलग बनता है। हम जब किसी भी विषय वस्तु को सीखते हैं तो शुरुआत में हम धीमी गति से सीखते हैं और फिर धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ता है, उसकी गति बढ़ती है और एक स्तर ऐसा आता है जब अधिगम का स्तर स्थिर होता है और फिर वहां से अधिगम जो है वो ढलान होना शुरू होता है। इस सारी प्रक्रिया को जब हम वक्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे ही हम अधिगम वक्र कहते हैं। इस वक्र की खोज ब्रियान और हार्टर जी ने दिया था। सबसे पहले स्किनर के अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रियाओं में उन्नत या अवनत की वर्गीकृत कागज का ब्यौरा है। अर्थात जब हम किसी भी अधिगम की क्रिया करते हैं तो वो कितनी उन्नति में जा रहा है, कितनी अवनति में जा रहा है, इसको जब हम ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम अधिगम वक्र कहते हैं। इसी क्रम में हम नेक्स्ट देखते हैं। रैमसन के अनुसार अधिगम के वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रियाओं को आंशिक रूप से सीखने की पद्धति से है, कि हम किसी भी क्रिया चीज को कितने छोटे छोटे भागों में सीखते हैं और वो भाग किस गति से काम करते हैं, वो जो भाग है वो किस गति से काम करता है, किस गति से उतार चढ़ाव उनमें आता है, उसी चीज को यहाँ पे अधिगम वक्र में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जब आंकड़ों को वर्गीकृत कागज पर अंकित किया जाता है तो उसे वक्र कहते हैं। ये वक्र की परिभाषा है। फिर है गेट्स के अनुसार सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। अर्थात अधिगम का जो वक्र है वो उसमें कितनी गति हुई है, कितना उसमें अवरोध हुआ है, कितनी उन्नति है, उन सारी विषय वस्तु को जब वो एक ग्राफ के रूप में, एक रेखा चित्र के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो वो अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र का प्रकार जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा कि अधिगम वक्र हर व्यक्ति की सीखने की क्षमता, उनकी रुचि, उनके अधिगम क्षमता जो है उस पर डिपेंड करता है। इसके आधार पर हम पाते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत तीव्र गति से सीख रहा है, कोई व्यक्ति बहुत धीमी गति से सीख रहा है। इस क्रम में हर व्यक्ति का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो कुछ अलग तरीके से बनेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मनोवैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक और तीसरा है मिश्रित या असाकार। आइए हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। धनात्मक में हम यहाँ पे सबसे पहले वक्र का जो बेस है उसमें हम आधार में हम पाते हैं प्रैक्टिस को रखते हैं और इधर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अर्थात कि कितनी क्वालिटी से परफॉर्मेंस किया जा रहा है उस चीज को यहाँ पे रखा जाता है। और यहाँ पे हम नीचे जो है एक्स में हम प्रैक्टिसेस को रखते हैं कि कितना अधिक वो अभ्यास कर रहा है। इसके आधार पर हम वक्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है धनात्मक। धनात्मक में क्या होता है? शुरुआत में तेज होता है और फिर लास्ट में मतलब तेज से धीमी की ओर चलता है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि इसने क्या किया है, किसी भी बच्चे ने यहाँ पे सबसे पहले उसका जो सीखने की गति है वो बहुत तीव्र है और एक स्तर के बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ पे रुक रहा है और उसके बाद वो रुक के फिर नीचे की ओर जाने लगेगा। उसी क्रम में जब हम ऋणात्मक को देखते हैं तो ऋणात्मक में क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस जो कर रहा है बच्चा या जो भी व्यक्ति सीख रहा है उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम पाते हैं कि वो बहुत धीमी गति से सीख रहा है और सीखते सीखते उसका प्रैक्टिस के आधार पर हम पाते हैं कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाता है वैसा वैसा उसका अधिगम का स्तर बढ़ते जाता है और एक स्तर के बाद जो है अधिगम समान गति से चलने लगता है। इसी में हम थर्ड में पाते हैं मिश्रित या एस वक्र। इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एस आकार का ऐसा बनता है, आप देख रहे होंगे इसी तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि अधिगम का कोई नियमित स्तर नहीं होता है। इसमें हम पाते हैं कि पहले बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा है, फिर उसका अधिगम कम हो रहा है, फिर अचानक से बहुत तेजी से हो रहा है और फिर उसके बाद निरंतर इसी क्रम में वो चलता रहता है और ये एस आकार जो है वो बनाता है, इसलिए इसे एस आकार
कहा जाता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि सबसे पहले धनात्मक, उसके बाद ऋणात्मक और ऐसाकार या मिश्रित आकार का जो वक्र है उसका निर्माण इस तरीके से होता है। इसी वक्र को ही यहाँ पे समझाया गया है कि जो उसका प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें व्यक्ति किसी भी चीज को, गति को जब सीखता है, किसी भी विषय वस्तु को, तो वो बहुत तीव्र गति से सीखता है। उसके बाद मध्यम में हम पाते हैं कि वो उसमें रुचि का अभाव हो सकता है, मानसिक थकान हो सकती है, किसी भी कारण से जो है उसका गति में धीमी आती है, थोड़ा धीमी होता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब, और वो होती है अंतिम स्थिति, जब वो गति पूर्ण रूप से धीमी होने लगती है और इस तरीके से एक पठार का निर्माण यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट है अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम पाते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि अधिगम वक्र जब एक सही वक्र का जब निर्माण होता है तो उसे प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला होगा पूर्वानुभव। जब हम पहले से किसी विषय वस्तु को जानते हैं, उसका पूर्वाभ्यास हमारे पास होता है, पूर्वानुभव हमारे पास होता है, तो हम उस चीज को बहुत तेजी से सीखते हैं। अर्थात जब हमें पहले से पता है कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी के प्रकार कैसे हैं, तो हम मिट्टी में उपजने वाले पेड़ पौधों, अनाज, इन सब के बारे में बहुत तीव्र गति से सीखेंगे। तो इस तरीके से जो पूर्वानुभव है वो कहीं ना कहीं हमारे अधिगम वक्र को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है अभ्यास की मात्रा। अभ्यास की मात्रा, हम जितना अधिक जिस विषय वस्तु को सीखने के लिए अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक हम पाते हैं कि अधिगम जो है उतनी ही स्ट्रांग होगी, वक्र उतना ही ऊंचा और उतना ही तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। इस तरीके से अधिगम वक्र को जो प्रभावित करता है वो अभ्यास है। अगर किसी ने बहुत कम अभ्यास किया है तो उसका वक्र कहीं प्रभावित होगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। अगर किसी ने अभ्यास बहुत अधिक किया है, किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया है, तो उसका वक्र धनात्मक की ओर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सरल से कठिन की ओर। जब हम किसी विषय वस्तु को सीखते हैं तो अगर हम उसे कठोरता से सीखने का शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमको सीखने में समय लगेगा, हमें अभ्यास में समय लगेगा। लेकिन जब हम किसी विषय वस्तु को सरल से कठिन की क्रम में सीखते हैं तो वो सरल चीजें हमें बहुत तेजी से याद होता है, और जब कठोरता की ओर जाते हैं तो सरल जो है वो हमारा पूर्वानुभव बनता है और इस तरीके से जो पठार है वो प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है अपूर्व उत्साह। इसमें हम पाते हैं कि किसी विषय वस्तु को सीखने की जितनी अधिक उत्साह हमारे अंदर होगी, हम उस विषय वस्तु को उतनी ही तेजी से सीखेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है वो भी अधिगम वक्र को प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट है समय एवं उसका प्रभाव। अर्थात हम किसी विषय वस्तु को किस परिस्थिति में, किस समय सीख रहे हैं, वह भी क्या है, हमारे अधिगम वक्र को प्रभावित करता है। किसी भी अधिगम प्रक्रिया को समय एवं उसका प्रभाव बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगर हम किसी विषय वस्तु को सही वातावरण में सही समय पर सीख रहे हैं तो वो अधिगम अच्छा होगा, और अगर कहीं हम उस विषय वस्तु को बहुत, उसका समय उचित नहीं है या हमारे एज ग्रुप के साथ वो मैच नहीं हो रहा है, तो वो समय का प्रभाव जो है अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अधिगम का प्रकार। इसमें हमने जैसे अधिगम वक्र में हमने जाना कि उस वक्र में एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति ना तो सीखता है और बहुत अधिक नहीं सीखता है या ना के बराबर सीखता है। ऐसी स्थिति में एक पठार का रूप जो है धारण करता है, जहाँ पे ना उतार होता है ना चढ़ाव होता है, तो उस स्थिति को हम पठार कहते हैं। आइए इसको परिभाषा से जानते हैं। सीखने की प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता है पठार। पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। अर्थात ये स्किनर जी ने दिया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं कि पठार उस स्थिति को कहा जाता है जब व्यक्ति सीखने की कोई क्रिया वहाँ पे उसकी नहीं होती है। अर्थात जब हम किसी भी विद्यालय में जाते हैं या किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो हम उस जिज्ञासा और हमारे पूर्वानुभव के आधार पर हम उस विषय वस्तु में बहुत अधिक रुचि लेते हैं और बहुत तेजी से उस विषय वस्तु को सीखते हैं। लेकिन जब हम एक स्थिति ऐसी आती है जब हमें उस विषय वस्तु में रुचि नहीं रह जाती है, तो वो एक स्थिति ऐसी आती है जब हम उस विषय वस्तु में
कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, कोई भी नई चीजें नहीं सीखते हैं, अर्थात सीखने की कोई प्रक्रिया उस दौरान नहीं की जाती है। तो उस स्थिति में जब वक्र बनाया जाता है तो वो जो है पठार के रूप में सामने आता है। आइए हम चित्रों से समझते हैं। देखिए यहाँ ये हमने पहले वक्र में पढ़ा, इसी में ही देखते हैं कि ये जो है एक ये जो स्थिति है जब यहाँ पे व्यक्ति कुछ नया नहीं सीख रहा है, ये एक सीधी रेखा में जो सीखा हुआ है वही अनुभव जो है एक सीधी रेखा में चल रही है, तो ये जो स्थिति है उसे हम पठार कहेंगे। उसी तरीके से अगर हम ऋणात्मक में देखें तो उसमें भी यह स्थिति आती है कि हम पहले तो धीमी गति से फिर तेजी से और उसके बाद ये जो स्थिति है वो पठार की स्थिति कहलाएगी। इसी क्रम में अगर हम मिश्रित में देखें तो मिश्रित में भी पठार की स्थिति उत्पन्न होती है। इस वक्र को हम पठार, यहाँ पे ये जो स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति कुछ भी नया नहीं सीख रहा है उस स्थिति को हम पठार कहेंगे। अधिगम के पठार के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है जो हमारे अधिगम में, हमारे जीवन में जो पठार के रूप में, हमारी अधिगम की प्रक्रिया में पठार के रूप में हमारे सामने आता है? इसमें सबसे पहले है सीखने की अनुचित विधि। अगर हम किसी भी विषय वस्तु को सीखने की अगर अनुचित विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे सीखने को प्रभावित करता है। हम उस क्रिया से हम बहुत अधिक चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। इस वजह से एक स्थिति के बाद जो है पठार की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्यों की जटिलता। हम जिस कार्य को जितनी जटिलता से करेंगे, कठिन विषय वस्तु को बहुत अधिक करेंगे या बहुत जटिलता से करेंगे, तो जब हम किसी कार्य को कठोरता से करेंगे तो वो हमारे सीखने को प्रभावित करती है और इस वजह से हम उसमें बहुत अधिक सीख नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या है पठार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। अर्थात हमारी जो पुरानी आदत है, हमारा जो सीखने का पैटर्न है, जो हम जिस गति से सीखते हैं, जिस प्रैक्टिस से हम सीखते हैं, वही सीखने की क्रिया जो है हम आगे की पढ़ाइयों में करते हैं, आगे के अभ्यासों में करते हैं। अर्थात जब हमने वक्र देखा है तब हमने पाया कि हमने शुरुआती समय पे बहुत तेजी से सीखा, तो वो क्या हो रहा है, हमारे पूर्व अनुभव से हमने चीज़ों को जोड़ा और वो हम बहुत तेजी से सीखे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस गति से हम सीख रहे हैं उसमें हम नई नई चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो हमने जो अभ्यास, पुराने प्रैक्टिसेस, जो पुरानी विधियों से किया है वही हम, क्योंकि कठिनाइयों का स्तर बढ़ेगा तो उसके लिए उनकी विधियां भी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, प्रैक्टिस की आदतें थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। तो इस कारण जो है जब हम पुरानी ही चीज़ों को लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष उत्पन्न होता है और इसके कारण क्या होता है जो है हमारे अधिगम में पठार का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है शारीरिक सीमा। शारीरिक सीमा में हम पाते हैं कि शारीरिक सीमा के अंतर्गत हर व्यक्ति का अपना एक शारीरिक क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता होती है। एक स्तर के बाद व्यक्ति में हर व्यक्ति अलग अलग गति से पढ़ता है, उसकी शारीरिक ज़रूरतें अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक सीख लेता है, वो बहुत जल्दी थकता नहीं है। इसके विपरीत कई व्यक्ति होते हैं जो बहुत जल्दी पढ़ते पढ़ते बहुत अधिक जल्दी उबाऊ हो जाता है या बहुत अधिक जल्दी थक जाते हैं। इस स्थिति में एक सीमा होती है, हर व्यक्ति की शारीरिक सीमा होती है जो कि अधिगम पठार का कारण बनता है। जटिल कार्यों का केवल एक पक्ष पर ध्यान। अर्थात हर किसी भी अगर कोई कठिन कार्य है, अगर हम उसके किसी एक पक्ष को ही ध्यान देंगे तो हमें वो कार्य कठिन हो जाएगा। इसलिए हमारे डेली प्रैक्टिसेस में भी कहा जाता है कि अगर कोई कठिन कार्य हो तो उसे अलग अलग रूपों में देखें, उसके अलग अलग पक्ष देखें, जिससे कि सॉल्यूशन बहुत तेजी से निकल सके। तो यहाँ पे हम पाते हैं क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कठिन कार्य का सिर्फ एक ही पक्ष देख रहा है तो वो उससे बहुत अधिक थक जाएगा, उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, चीज़ें लर्निंग नहीं होगी, अधिगम नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से क्या है वो पठार की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्य कारणों में जैसे हम पाते हैं सीखने में एक निरंतरता नहीं बनी होती है। हम किसी भी चीज़ का थोड़े दिनों तक अभ्यास करते हैं, थोड़े दिन सीखते हैं, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, जिसके कारण पठार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट है परिपक्वता का अभाव। किसी विषय वस्तु को सीखने में कितना परिपक्व होना, जो परिपक्वता की स्थिति है वो भी निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए परिपक्व नहीं है तो वो उसके सीखने के लिए पठार उत्पन्न करेगा, वो उसके सीखने के वक्र में पठार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो नेक्स्ट है रुचि। किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए रुचि
ज्ञान, समय, जिज्ञासा, उद्देश्य का भाव, थकान, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे तत्व जो हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण अधिगम वक्र में पठार की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पठार का निराकरण, अर्थात कि उस पठार को हम किस तरीके से अपने पठार, जो एक स्थिति जहाँ पे सीखना बिल्कुल निम्न हो जाता है या ना के बराबर होता है, उस स्थिति से हम किस तरीके से उसका निराकरण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम पहला जानते हैं प्रेरणा को बढ़ाना। जैसा कि हमने उसके पठार के कारणों में जाना कि बच्चों में प्रेरणा का अभाव होता है, उद्देश्य पता नहीं होता है कि वो क्यों सीख रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या है, उनमें प्रेरणा को बढ़ाना होगा, ताकि वो एक मोटिवेशन के साथ उस चीज़ को सीखते रहें और निरंतर पठार की स्थिति ना होकर निरंतर जो वक्र है वो ऊपर की ओर बढ़ता रहे। इसके बाद नेक्स्ट है विश्वास देकर, अर्थात हम जब बहुत गति से बच्चा पढ़ता है तो एक गति के बाद जब उसमें उबाऊपन आ जाता है या थकान हो जाती है तो उनमें कहीं ना कहीं विश्वास भी डगमगाने लगता है। तो हम जब बच्चों में विश्वास की स्थिति को बढ़ाएंगे तो उनमें वो सीखने की जो क्षमता है या जो जिज्ञासा है वो बढ़ती रहेगी और इससे पठार का जो है निराकरण हो पाएगा। उचित विधि या उचित शिक्षण विधि का प्रयोग, जब हम किसी विषय वस्तु को एक अच्छे उचित शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाते हैं तो पठार की स्थिति ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चे में जिज्ञासा बनी रहेगी, पढ़ने में रुचि आएगा, उनको प्रेरणा मिलेगी, उनमें उबाऊपन कम होगा, जिसके कारण जो है शिक्षण या अधिगम जो है बहुत प्रभावी ढंग से होगा और अधिगम का जो पठार है उसका निराकरण हो पाएगा। उचित वातावरण की व्यवस्था, अर्थात हम इसमें क्या पाते हैं कि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार उनको एक अच्छा स्वस्थ वातावरण प्रदान करें, जिससे कि उनमें सीखने की जो जिज्ञासा है वो बहुत तीव्र गति से हो और वो उनका जो अधिगम का जो पठार है वो उनका निराकरण हो सके। इस तरह आज के अध्याय में हमने पढ़ा अधिगम का वक्र क्या है, अधिगम को का जो वक्र है उसमें एक स्थिति पठार की आती है, उस पठार से हम किस तरीके से बच सकते हैं इस विषय में हमने जाना, उस पठार का निराकरण के विषय में भी जाना। कई बार एग्जाम में अधिगम वक्र और अधिगम पठार पूछता है तो बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर दोनों एक ही वक्र में बनता है लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें